Hello friends, in this series we will start Indian polity Lakshmikant end to end. So, hello friends, in this lecture we will learn about a very important personality, महात्मा गांधी. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे जितने भी एक्ट्स हैं ना 1909 1919 के जो एक्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इनके क्या विचार थे, महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, वो क्या इंडियंस को बताना चाहते थे, वो कैसे मास को इकट्ठा किया, उनकी क्या थिंकिंग थी पॉलिटिकली. ठीक है, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम लोग को जो 1919 के जो एक्ट्स हैं ना उसमें हम लोग को एक्चुअल चीज़ें क्या मिली, क्या डिमांड की गई थी कांग्रेस के द्वारा, क्या डिमांड की गई थी गांधी जी के द्वारा, और हम लोग को क्या उसके मिला है 1919 के एक्ट्स में. तो इससे हम लोग को बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, इनका क्रूशियल रोल था. ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, बेसिकली ये रोड मैप दिया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को. ठीक है, इन्होंने बताया था, इन्होंने इंडियंस के माइंड में जो चीज़ें थी उसको चेंज की, यानी कि उन्होंने डिफरेंस बताया कि कॉलोनी क्या होती है और स्लेव्स क्या होता है. अधिकतर तो लोग तो दिमाग में तो ये था ना कि हम स्लेव्स हैं. ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं. ठीक है, वी आर स्लेव्स, बट ऐसा नहीं था, हम लोग गुलाम नहीं थे, हम लोग कॉलोनी थे. और ये जो मिथ था लोगों के मन में, ये जो शंका थी, उसको दूर किया गया था गांधी जी के द्वारा. ठीक है, वी आर नॉट स्लेव, उन्होंने ये बोला कि हम स्लेव्स नहीं हैं. ठीक है, उन्होंने बताया हम कॉलोनी हैं. और उन्होंने डिफरेंस बताया, उन्होंने ये बताया स्लेव कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वो कोई भी राइट्स नहीं देती है, कंप्लीटली कंट्रोल करती है. ठीक है, और उसमें ह्यूमन राइट्स भी नहीं देती है, ह्यूमन राइट्स भी अलाउड नहीं होते हैं. ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या करती है, कंट्रोल करती है और एक्सप्लॉइट करती है. बट इंडिया के सिचुएशन में क्या था, इंडिया एक कॉलोनी थी. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन हम लोग को कैसे कंट्रोल कर रहा था, लीगली और पॉलिटिकली हम लोग कंट्रोल किए जा रहे थे बाय ब्रिटेन. ठीक है, इसमें हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, एक फॉरेनर होता है. ठीक है, जैसे वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल. और हमारे पास लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस की चीज़ें होती हैं, लिमिटेड या नो सेल्फ गवर्नेंस होता है. बट हमारे पास ह्यूमन राइट था. ठीक है, बट स्लेव कंट्री में ऐसा ह्यूमन राइट्स भी नहीं होते हैं. नाउ, तो हम एक तरीके से कॉलोनी थे. कॉलोनी का क्या मतलब है, फॉरेन रूल होगा, नो रियल पावर्स विथ इंडियंस. अब गांधी जी ने कहा कि हम लोग पहले तो कॉलोनी हैं. ठीक है, हम लोग को पहले कॉलोनी से बनना पड़ेगा डोमिनियन, डोमिनियन के बाद हमको मिलेगा सोवरेन, सोवरेन कंट्री. ठीक है, इसका क्या डिफरेंस है, कॉलोनी में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं, फॉरेनर होते हैं. और लीगल और पॉलिटिकल जो पावर होती है ना वो भी फॉरेनर्स के पास होती है. ठीक, डोमिनियन स्टेटस, ये आप लोग अपने हिस्ट्री में बहुत चीज़ें बहुत जगह पढ़ोगे, इसका बेसिक मतलब क्या होता है बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है. डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट आपके फॉरेनर ही है. ठीक है, बट इंटरनली जो पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव फंक्शन है ना उसमें इंडियंस हैं. ठीक है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम लोग ने उसको हेड ऑफ द स्टेट फॉरेनर लिया है, बट एक्चुअल जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल पावर्स वो इंडियन के पास है. ठीक है, ये क्या होता है, एक डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, मिडिल स्टेज होता है कॉलोनी और सोवरेन स्टेट के बीच का स्टेज. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडियंस गेट द लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल पावर बट द हेड ऑफ स्टेट रिमेन दी फॉरेन. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, जिसको हमारे केस में ब्रिटिश क्राउन था. नाउ, और हमारा एम क्या था, जो कि एक एक्सट्रीम था, यानी कि हमारे पास पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स भी हों इंडियंस के पास और हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड हो जो कि इंडियन हो. ठीक है, तो उसको कहते हैं सॉवरेन स्टेट. तो हम लोग अभी तो कॉलोनी है और कॉलोनी से हम लोग सॉवरेन स्टेट कैसे बन सकते हैं, इसका जो रोड मैप था वो चीज़ किसने दिया, वो चीज़ महात्मा गांधी जी ने दिया था. कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, सॉवरेन स्टेट मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि बाहर हमारी जो इंडिया है वो सॉवरेन है, वो कोई भी डिसीजंस इंटरनली और एक्सटर्नली ले सकती है. हमारी जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है.
ठीक है, और वो इंडियन है। फुल कंट्रोल इंडियंस का होगा ऑन द लॉज एंड गवर्नेंस। अब हम लोग ये तो समझ में आ गए कि कॉलोनी क्या होती है, डोमिनियन स्टेटस किसके कहते हैं और सॉवरेन किसको कहते हैं। नाउ अब हम लोग ये समझेंगे कि गांधी जी ने ये रोड मैप क्या दिया था। सबसे पहली हम लोग ने अपनी हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो उस टाइम अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। इंडिया बेसिकली एक इंडिया एज अ होल कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम। बेसिकली 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, प्लस कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी का ये था सबसे पहले हम लोग को एक फेडरेशन बनना है, ठीक है। फेडरेशन बनने के लिए हम लोग को दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस भी बनने के लिए हम लोग को सबसे पहले इंडिया को एज अ होल बनाना पड़ेगा, यानी कि इंडिया को एज अ फेडरेशन बनाना है। और फेडरेशन के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात, जो प्रोविंसीज हैं, यानी कि जो पंजाब, बंगाल, बिहार एंड मद्रास की जो प्रोविंसीज हैं उनके पास खुद की एक मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें यूनियन के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों ही इसके लिस्ट से जो भी चीज़ें होंगी उसमें रूल बना सकते हैं। बट यूनियन ऑब्वियसली वो रूल करती है, मतलब उसके साथ ज़्यादा पावर्स है, वो ओवर रूल करती है, ठीक है। नाउ तो ये था कि आप हम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दो। एंड सेकंड क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स जो है ना उनको अपनी सुजरैनिटी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सुजरैनिटी क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड सुजरैनिटी। ब्रिटिश फॉलोड सुजरैनिटी सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसली स्टेट्स जो है ना, वो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है वो बेसिकली वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर नहीं थे। वो ब्रिटिश और ब्रिटेन और प्रिंसली स्टेट के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुजरैनिटी। और ये ट्रीटी ऑफ सुजरैनिटी क्या कहती है, ये कहती है कि प्रिंसली स्टेट इंटरनली ऑटोनॉमी है। प्रिंसली स्टेट यानी कि प्रिंसली स्टेट्स कोई भी इंटरनल मैटर्स पे कोई भी डिसीजंस ले सकती है, वो उसके पास इंटरनल ऑटोनॉमी है। बट एक्सटर्नल अफेयर्स की जो चीज़ें होंगी, यानी कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, वो क्या होगी, वो ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल की जाएंगी। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भाई वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो उनको क्या लगेगा, वो प्रिंसली स्टेट्स क्या लेंगे, प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश को कुछ टैक्स पे करेंगे ताकि वो डिफेंस के चीज़ें, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। ये था ट्रीटी ऑफ सुजरैनिटी, जिसके अंडर सारे प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटेन के सुजरैनिटी के अंडर थे, ठीक है। और स्टेप 3 क्या कहता है कि टू क्रिएट फेडरेशन। ये तो हम लोग ने समझा कि फेडरेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो। सेकंड कंडीशन क्या थी कि ब्रिटिश के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको उनको अपनी ट्रीटी ऑफ सुजरैनिटी को रिमूव करना पड़ेगा और ट्रीटी ऑफ पैरामाउंटसी को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ तीसरी कंडीशन क्या थी कि आप डिवीजन ऑफ पावर दीजिए, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। यही तीन कंडीशन पड़ी। सबसे पहले क्या पड़ा, डिवीजन ऑफ पावर करिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट करिए। सेकंड चीज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर ले आइए कि आप दो हाउसेस बनाइए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस में जिसमें कि हम लोग ने आज के टाइम पे राज्यसभा, जिसमें कि कौन मेंबर्स होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। और आप एंड ऑफ सोजरैनिटी करो, प्रिंसली स्टेट को अपनी लीव करनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करना पड़ेगा पैरामाउंटसी अंडर इंडियन सिस्टम, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाती है तब आता है स्टेप 4, जिसमें क्या होगा, अब इंडियंस के पास, इंडिया ने क्या ले लिया, पॉलिटिकल पावर आ गई, लेजिस्लेटिव पावर आ गई, बट हेड ऑफ स्टेट स्टिल ब्रिटिश है, ठीक है। ब्रिटिशर्स स्टिल हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है। ये आ गया, हम लोग ने अपनी मिडिल स्टेप ले ली, मतलब डोमिनियन स्टेटस हम लोग ने पा ली। अब हम लोग को किसके लिए फाइट करना है, अब हम लोग को सॉवरेनिटी के लिए फाइट करना है, ठीक है। सोवरेनिटी के लिए फाइट करेंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इंडिया अब क्या होगा, इंडिया बेसिकली हेड ऑफ स्टेट भी इंडियन होंगे और इंडियन के पास फुल पावर होगी। इसको क्या कहते हैं,
अचीव करेंगे हम लोग। तो ये हमारा फाइनल गोल होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग कॉलोनी थे, कॉलोनी से पहले जाएंगे फेडरेशन बनेंगे, क्योंकि फेडरेशन बनेंगे, फेडरेशन के बाद हम लोग एक डोमिनियन स्टेटस बन जाएंगे, डोमिनियन के बाद हम लोग अचीव करेंगे सोवरेनिटी। ये जो पाथ था ना, ये पाथ दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, क्योंकि इंडियंस के दिमाग में ये था कि हम लोग स्लेव्स हैं। उन्होंने डिफरेंस बताया कि वी आर नॉट स्लेव्स, वी आर कॉलोनी, एंड अगर हम लोग को आज़ादी चाहिए, अगर हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए, हम लोग को सोवरेनिटी, एक सोवरेन कंट्री के तरीके से बनना है, तो हम लोग को ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे के एक्ट समझ में आएंगे कि गांधी जी के और कांग्रेस के क्या डिमांड्स थे, और हम लोग को 1919 के एक्ट में क्या मिला, ठीक है। तो इससे हम लोग को कंपैरिजन में बहुत ही ईजी होगा। अब 50% इंडियंस ये चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिश हमारे यहाँ से जाएं, क्योंकि 50% कौन थे, 550 हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, और उनको ये सिस्टम सही लग रहा था। गांधी जी ने क्या किया, यूनिफाई किया नेशन को, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दी इंस्टेड ऑफ सडन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसको प्लीज़ रिवाइज करके आना, इसके पहले के भी जितने भी एक्ट्स आप लोग प्लीज़ उसको रिवाइज करके आना। बहुत ज़्यादा मैं बहुत कम टाइम ड्यूरेशन का वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग को आपका टाइम ना किल हो और बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग में आपको सारी चीज़ें